चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज की हमारी ये चर्चा शुरू होगी बिल्कुल उसी स्मार्टफोन की स्क्रीन से जिसे थामे हम दिन गुजारते हैं। वहां से हम चलेंगे 2026 के चुनावी रण क्षेत्र के बीचों बीच और फिर हमारी मंजिल होगी वैश्विक मंच, जहां भारत की धमक लगातार बढ़ रही है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि सूचनाओं का ये नया और तेज प्रवाह हमारी दुनिया को आखिर किस तरह बदल कर रख रहा है। ठीक है, तो आइए इस चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 52%। जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले, खासकर अंग्रेजी बोलने वाले 52% यूजर्स न्यूज़ खोजने के लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। जरा सोचिए, जो ऐप हम महज चैटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, वो अब खबरों का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है ना कमाल की बात? भाग 1, मोबाइल न्यूज क्रांति। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, भारत पूरी तरह से एक मोबाइल फर्स्ट मार्केट बन चुका है। आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि 68% लोग सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर खबरें पढ़ रहे हैं। डेस्कटॉप पीछे छूटकर 17% पर आ गया है और टैबलेट्स तो महज 3% पर सिमट गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आजकल के पत्रकारों को अपनी खबरें खास तौर पर इन्हीं छोटी स्क्रीन को ध्यान में रखकर तैयार करनी पड़ रही हैं। वैसे हवा में तीर नहीं चला रहे हैं हम। ये पूरा डेटा रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया डिजिटल न्यूज रिपोर्ट से लिया गया है। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि इस रिपोर्ट का फोकस मुख्य रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले अंग्रेजी भाषी उपभोक्ताओं पर है, लेकिन फिर भी ये भारत में तेजी से बदलते एक बहुत बड़े ट्रेंड की बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने रख देता है। भाग 2, प्लेटफॉर्म्स, विश्वास और भ्रामक जानकारी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लोग आखिर इन खबरों तक पहुँच कैसे रहे हैं। 32% लोग सर्च का सहारा लेते हैं और 24% सोशल मीडिया का। सीधे न्यूज वेबसाइट पर जाने वाले महज 18% है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कवरी। आसान शब्दों में कहें तो आजकल सीधे पब्लिशर्स से ज्यादा ताकत गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के हाथों में आ गई है, जो ये तय करती हैं कि हम क्या देखेंगे और क्या पढ़ेंगे। लेकिन रुकिए, इस डिजिटल आजादी के साथ एक बहुत बड़ा डर भी जुड़ा हुआ है। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। 55% लोगों को ये डर सताता है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन अपने राजनीतिक विचार खुलकर रखे तो वो अधिकारियों की नजरों में आ सकते हैं और किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक तरफ हम डिजिटल दुनिया में इतने घुले मिले हैं और दूसरी तरफ असल जिंदगी के अंजाम का इतना गहरा खौफ। ये आज के समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भाग 3, 2026 के राज्य विधानसभा चुनाव। अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि मोबाइल स्क्रीन्स पर इस वक्त क्या उफान पर है। अप्रैल 2026 के चुनावों के दांव सच में बहुत ऊंचे होने वाले हैं। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी है जो 2029 से पहले खुद से उत्तर भारतीय होने का ठप्पा पूरी तरह मिटाकर राष्ट्रीय स्तर पर फैलना चाहती है, और दूसरी तरफ है क्षेत्रीय दल, जिनके लिए ये लड़ाई अपना अस्तित्व और अपना गढ़ बचाने की है। दोनों ही पक्षों के लिए ये चुनाव करो या मरो की स्थिति है। और जमीनी हकीकत की बात करें तो हालात काफी अस्थिर बने हुए हैं। जैसे आज की स्थिति लें तो पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के तहत 142 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट शामिल है। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच बयानबाजी का दौर चरम पर है। एक तरफ ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप उछाले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतें आ रही हैं। चुनाव आयोग इन सभी दावों और प्रतिदावों के बीच पैनी नजर बनाए हुए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी स्थिति कैसे आकार ले रही है। भाग 4, दिग्गजों की लड़ाई। अगर हम इन 4 बड़े क्षेत्रीय शत्रुओं की ओर देखें तो पाएंगे कि इनके लिए ये महज एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक वजूद की बेहद व्यक्तिगत लड़ाई है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को ही ले लीजिए, जो 2 दशकों के दबदबे के बाद पहली बार मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने 15 साल की लंबी सत्ता विरोधी लहर और 42 लोकसभा सीटों की चुनौती है। उधर तमिलनाडु में एमके स्टालिन को एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ अभिनेता विजय की नई पार्टी से निपटना है। और केरल में वहां 80 साल के पिनाराई विजयन बिना किसी स्पष्ट उत्तराधिकारी के अपने करियर के आखिरी बड़ी जीत की तलाश में है।
और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा प्रशासनिक खेल खामोशी से चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक विशाल और काफी विवादास्पद प्रक्रिया है, जिसके चलते सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही 63 लाख नाम हटा दिए गए। सोचिए, जब इस तरह की भारी भरकम नौकरशाही प्रक्रियाओं को कल्याणकारी योजनाओं के साथ मिला दिया जाता है तो पर्दे के पीछे का पूरा चुनावी गणित ही पलट जाता है। अब अपना नजरिया थोड़ा और विस्तृत करते हैं। भाग 5, वैश्विक मंच पर भारत। भारतीय मीडिया अब सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इंडिया टुडे ग्लोबल का वो ऐतिहासिक मॉस्को ब्रॉडकास्ट। ये इंटरव्यू क्रेमलिन के भव्य एकटेरिना हॉल में हुआ था। पत्रकारिता के लिहाज से ये पल कितना खास था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पहली बार था जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू 2 महिला एंकरों ने लिया। और सबसे जरूरी बात, ये बातचीत सिर्फ भारत रूस के रिश्तों तक ही सिमटी नहीं रही, बल्कि इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण शामिल था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। ये इंटरव्यू असल में सिर्फ 60 मिनट के लिए तय किया गया था, लेकिन भारतीय एंकरों के सवालों में कुछ ऐसी गहराई थी कि कड़े राजनयिक प्रोटोकॉल के लिए मशहूर रूसी राष्ट्रपति खुद को रोक नहीं पाए और ये बातचीत खिंचते खिंचते पूरे 100 मिनट तक चली गई। और तो और कैमरे के पीछे से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात भी सामने आई। एक ऐसा विश्व नेता जो दशकों से सत्ता की शीर्ष पर है, जब उससे अतीत या पिछली गलतियों के बारे में पूछा गया तो उसका बड़ा ही बेबाक जवाब था, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये छोटी सी ऑफ कैमरा टिप्पणी एक ताकतवर नेता की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। इस इंटरव्यू ने एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास भी सामने रखा। पश्चिमी मीडिया अक्सर उन्हें पश्चिम के विलन के रूप में चित्रित करता है, लेकिन भारतीय एंकरों को जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ वो इससे बिल्कुल उलट था। उन्हें वो एक बेहद मिलनसार, अपने रुख को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और आश्चर्यजनक रूप से पर्यावरण के मुद्दों पर गहराई से सोचने वाले व्यक्ति लगे। ये 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों की एक बेहद सटीक और निष्पक्ष तुलना है। तो ये सब हमें किस दिशा में ले जा रहा है? भाग 6, भारतीय मीडिया का भविष्य। इन सारे घटनाक्रमों और डेटा को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। सूचनाओं को ग्रहण करने का हमारा तरीका तेजी से बदल रहा है। लोगों में मोबाइल अलर्ट्स की भूख बढ़ती जा रही है। वो अब वेबसाइट्स की जगह अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 31% लोग अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां वो उच्च गुणवत्ता वाली भरोसेमंद खबरों के लिए पैसे खर्च करने को भी कुछ हद तक तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब स्मार्टफोन और एल्गोरिदम से चलने वाली ये मोबाइल फर्स्ट न्यूज़ डिस्कवरी सत्ता और कूटनीति की हाई स्टेक्स जर्नलिज्म से टकराती है, तो सूचनाओं का ये विशाल और अभूतपूर्व प्रवाह आने वाले समय में वैश्विक लोकतंत्र के अगले युग को कैसे आकार देगा, ये वाकई सोचने का विषय है। इस पूरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद न करें।